6-7 चक्कर लगाए थे नेतन्याहू ने कन्विंस करने के लिए वार के लिए फॉर द अटैक डोनाल्ड ट्रंप को। खामेनाई हक में ही नहीं थे कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाए। ये जो पॉइंट्स भेजे गए थे, 3 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर आर्म्स की तरफ नहीं जाए, जो इनका एनरिच्ड यूरेनियम है वो इनके कंट्रोल में दे दिया जाए। ये चाहता है कि खित्ते के अंदर इससे बढ़कर ताकतवर कोई मुल्क नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट इजराइल डिमांड। अगर ये अमेरिका की डिमांड्स होती तो फिर वो JCPOA क्यों होता। अब ये जो धमकी दे रहा है डोनाल्ड कि जी हम जाके वहां पर पावर हाउसेस पे yes. इसका मतलब है कि आप लोगों के दोस्त कैसे हुए। फिर इराक के अंदर इन्होंने क्या किया, रिजीम चेंज उन्होंने किया। 20 साल तक आप लोगों ने वहां पर, अब देखिए क्या हाल हुआ। लिबिया की सिचुएशन देख लें, बहुत बड़ा जी वहां पर डिक्टेटर था। ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट बढ़ किस तरह गई है, हालांकि हालात जंग में तो ये कम होनी चाहिए। जब वेनेजुएला के ऊपर इन्होंने अटैक किया था तो उन्होंने कहा था कि हमने घोस्ट से पकड़े हैं। तो ऑयल आपके टैंकर्स पे तो मौजूद होता है और ईरान का काफी सारा ऑयल मौजूद है, वेनेजुएला का ऑयल मौजूद था। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट बन गया, जिसपे इस तरफ भी जहाज खड़े इस तरफ भी जहाज खड़े और बीच में ईरान थानेदार की तरह बैठा है, लगेगा या नहीं लगेगा। सो दैट इज द पावर। यस, सुना क्यूबा में 3 दिन का शॉर्टेज आ गया। व्हाट इज दिस? ये क्या क्यूबा के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। अमेरिकन वहां पर ट्रीटमेंट के लिए जाते थे। डोंट टेल। यस, क्यूबा को कौन ऑयल दे रहा था? वेनेजुएला। वेनेजुएला को आपने बंद कर दिया, आपने मैक्सिको से आप उसको मदद नहीं करने दे रहे हैं, तो वो तो दे आर इन हेल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जेपी डिजिटल पॉडकास्ट। मेरा नाम है हमजा साजिद राना। मशरिक़ वुस्ता की बदलती हुई सूरत हाल और ईरान और इजराइल और USA इनके दरमियान चलती हुई ये चपकलिश और ये जंग के बादल कब छटेंगे या ये मजीद बढ़ेंगे, इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एक सीनियर एनालिस्ट और इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट अयाज खान साहब। सर वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच। सर, इस्टेब्लिश मैं ये करना चाहूँगा कि इस वक्त अगर आप देखें जो मिडिल ईस्ट है, प्राइमरली ईरान की जो सिचुएशन चल रही है और हम जिस तरह के स्टेटमेंट्स देख रहे हैं अमेरिका की, इजराइल की, और सबसे पहले 15 पॉइंट्स जो कि पाकिस्तान को भेजे गए कि आप एज अ मीडिएटर उन तक पहुँचाएं। उसके बाद ईरान ने उनके ऊपर एक बिग क्रॉस लगा के 5 अपने पॉइंट्स भेज दिए। ये क्या सिचुएशन थी सर? देखिए, डिप्लोमेसी को तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने खुद फेल किया उसको। राइट। आपको ये है कि जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी तो क्या हो रहा था? डिप्लोमेसी हो रही थी, बातचीत ही हो रही थी ना, बट उन्होंने उसको स्पॉइल किया, उसके बाद आके उन्होंने अटैक किया। ये जो पॉइंट्स भेजे गए थे, इसकी कोई आपको जो उन्होंने खुद भी, जो यूनाइटेड स्टेट्स ने भी वहाँ के जो है कि जी जो मीडिया के ऊपर बातें चल रही हैं वो उसमें नहीं है, लेकिन 3 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके जी। पहला पॉइंट वही है जो पहले निगोशिएशन हो रही थी सबसे पहले कि जी ये न्यूक्लियर आर्म्स की तरफ नहीं जाएंगे। सेकंड, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि जो इनका एनरिच्ड यूरेनियम है वो इनके कंट्रोल में दे दिया जाए। ठीक है। सो दे डोंट वांट ईरान टू गो न्यूक्लियर एनीवे, कि वो अपनी तवानाई के लिए भी नहीं बना सकता, सबसे पहले। दूसरा, वो ये कहते हैं कि जो इनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो उससे निकल जाए, उसको कट ऑफ कर दिया जाए, उसको और ज़्यादा रिड्यूस कर दिया जाए। उसके बाद वो जो तीसरी उसकी डिमांड है कि जो इजराइल जिसको कहता है कि जी ईवल ऑफ एक्सेस, कि जो जितने भी इसकी प्रॉक्सीज हैं, जिसको ये ईरान जो बात करता है कि जी ये तो हमारी रेजिस्टेंस है, वो ये कहते हैं कि जी हिजबुल्ला, उसके अलावा हमास और उसके अलावा इराक के अंदर जितनी भी, और फिर उसके अलावा हौतीस जो हैं, उन सब के को ये सपोर्ट करना बंद कर दे। ठीक है, डीमिलिटराइज कर दे। ये मतलब ये ऐसा है कि आप उसको, ईरान को बिल्कुल अपहाज करें तो क्या वो इस पॉइंट्स को मानेंगे? ये वो पॉइंट्स थे जो पहले हो रहे थे। पहले जो बात हो रही थी जो न्यूक्लियर्स के हवाले से, वो हमें अच्छी खबरें आ रही थी कि दे आर रीचिंग सम कंक्लूजन। और एक बात को मैं बहुत पहले भी मैंने बात की थी, दोहराना चाहता हूँ कि खामेनाई हक में ही नहीं थे कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाएं। राइट। और ये जो भी कर रहे थे ये सिर्फ और सिर्फ अपनी तवानाई की जरूरत को पूरा करने के लिए कर रहे थे। जिस मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, और जो मुल्क इसको डेवलप कर रहा है उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, डिक्लेयर्ड भी नहीं है। इजराइल का प्रोग्राम, न्यूक्लियर प्रोग्राम डिक्लेयर्ड नहीं है, वो इंस्पेक्टर्स को वहां पर नहीं आने देता। ये में कभी भी नहीं गया कोई, ये तो ओपन था। IAEA को कह रहा था कि आप आएं, चेक करें। उसके अलावा सारे के सारे, उससे पहले जो ओबामा के दौर के अंदर उसने इजाज़त दी थी, उनके साथ JCPOA हुआ है, वो सारा मुआहदा क्या था जिसे 2016-17 में मेरे ख्याल में खत्म किया। उसने पहले उसको खत्म किया, फिर बाइडन के दौर में वो स्टेलमेट रही, सारी चीज़ें रही, लेकिन इसने आके फिर से उसके ऊपर ये सवाल उठा दिया कि जी ये तो सारा कुछ ख़त्म है। सो द क्वेश्चन इज़ कि आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री को,
एक सॉवरन कंट्री को, आप एक ऐसे मुल्क के हुक्म के ऊपर जो कि वहां पर आपने थानेदार बिठाया हुआ है कि वो ये डिमांड है, न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइल भी खत्म कर दो, प्रॉक्सीज भी नहीं होनी चाहिए, तो क्या करे ईरान सिर्फ और सिर्फ वो ये चाहते हैं कि एक ट्रुथलेस स्टेट बन के रह जाए, मिलिट्री उनकी खत्म हो चुकी है। ये ट्रुथलेस और वो रुथलेस, हाँ, वो रुथलेस लाना चाहता है, दे वांट टू रिमेन रुथलेस। ये चाहता है कि खित्ते के अंदर इससे बढ़कर ताकतवर कोई मुल्क नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट इजराइल डिमांड। ये तीनों डिमांड जो आप अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ये अमेरिका से ज़्यादा ये तो इजराइल की डिमांड्स हैं। अगर ये अमेरिका की डिमांड्स होती तो फिर वो JCPOA क्यों होता, वो ओबामा के दौर में सारी पेशरफ्त क्यों होती? बिल्कुल ऐसी। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखने की कोशिश करें कि दीज डिमांड्स आर फ्रॉम इजराइल। और इजराइल इस वक्त बहुत तकलीफ में है कि कहीं ये जो सीज फायर है ये एक्सटेंड ना हो जाए। अगर ये एक्सटेंड हो जाता है और फिर उसके बाद जो सूरत हाल बनती है और अमेरिकन अवाम कहती है कि अब नो मोर, तो फिर इजराइल का तो वो मकसद पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल जो वो चाह रहा था, ग्रेटर इजराइल। यस। अच्छा, इसके ऊपर मैंने कुछ यहाँ सब कुछ पॉइंट्स लिखे, तो उनको अगर आपकी वसात से मैं ज़रा डिस्कस कर लूँ। और अच्छा सर, ये पहला तो पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईरान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो सुनने में आ रहा है कि जब वॉर नहीं थी, ये ईरान की थी, ऑलमोस्ट 2 मिलियन बैरल तेल पर डे ये निकाल रहे थे। अब सुना 2.5, बल्कि सुना बहुत इससे भी बढ़ गया। इसकी क्या वजह कि ईरान की ऑयल एक्सपोर्ट्स बढ़ किस तरह गई हैं, हालांकि हालात जंग में तो ये कम होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि हम ईरान को इजाज़त देंगे कि वो अपना ऑयल जो है वो मार्केट में ले आए, क्योंकि आपने देखा ना, पहले उनको लग रहा था कि यार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जस्ट 20% ऑफ ऑयल, अब ये तो मसला ही नहीं होगा, हो जाएगा। जब वो बंद हुई है तो उससे पता चल गया है ना, पूरे के पूरे गल्फ कंट्रीज को एक लग गया ना, उन्होंने नाका लगा दिया ना, डका लगा दिया। अब देखिए, जो ऑयल है, आप जब वेनेजुएला के ऊपर इन्होंने अटैक किया था तो उन्होंने कहा था कि जी हमने घोस्ट से पकड़े हैं, तो ऑयल आपके टैंकर्स पे तो मौजूद होता है, और ईरान का काफ़ी सारा ऑयल मौजूद है, वेनेजुएला का ऑयल मौजूद था, अभी भी है, और उसके अलावा अगर आप देखें रशिया के काफ़ी सारे टैंकर्स वहाँ पर हैं। तो ऑयल तो ऑलरेडी आपका समंदर के अंदर मौजूद है, तो उसी की एस्टिमेशन के ऊपर वो बता रहे हैं कि ये ऑयल जो है वो आपका पहले से ज़्यादा बिक रहा है। अच्छा, अभी बिफोर दैट पॉडकास्ट आपसे एक बात हुई थी क्यूबा के हवाले से। सुना क्यूबा में 3 दिन का शॉर्टेज आ गया। व्हाट इज दिस? ये क्या क्यूबा के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। थैंक गॉड के क्यूबा को कम से कम लाइमलाइट मिल रही है, मगर देखिए कि उसको एक अरसे से सैंक्शंस अमेरिका ने लगा रखी हैं। अगर आप वहाँ पे जाएं ना तो ऐसा लगता है कि वो जैसे आप हॉलीवुड की पुरानी फिल्में देखते हैं, पुरानी गाड़ियाँ, पुराने सेट, आपको लगेगा कि ये 1760s का 50s का सेट है कोई। So that is how they are living. ओरिजिनल लाइफ इस तरह की आज भी। उसकी वजह यह है ना कि जब आप उनको सैंक्शंस लगा के उनके साथ ना कोई आप ट्रेड करने दे रहे हैं उनको, ना आप उनको कोई आगे बढ़ने दे रहे हैं। उनकी इस वक्त क्या थी, मतलब सियाहत थी, उसके अलावा वो उन्होंने अपनी डॉक्टर्स बियॉन्ड बॉर्डर, जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होता था, सबसे अच्छा वहाँ पर ट्रीटमेंट, एंड सिगार्स, हवाना के सिगार्स थे, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट। अमेरिकन वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए जाते थे। डोंट टेल मी। यस, वो वहाँ पर इसलिए जाते थे भाई, अमेरिका के अंदर बहुत महंगा इलाज, वो वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए जाते थे कि वहाँ पर उनको सस्ते और अच्छे डॉक्टर्स वहाँ पर मुयसर होते थे। तो क्यूबा के साथ, क्यूबा को कौन ऑयल दे रहा था? वेनेजुएला को आपने बंद कर दिया, आपने मैक्सिको से आप उसको मदद नहीं करने दे रहे हैं, तो वो तो दे आर इन हेल। ऑयल नहीं है, एनर्जी नहीं है, रात को बिजली नहीं होती है, तो आप, उनका क्या मकसद है? वही कि जी हम इनको बिल्कुल दीवार से लगा देंगे और फिर अपनी मर्जी की वहाँ पर हम एक तरह का रजीम चेंज ले आएंगे। वेनेजुएला से उनको इतनी ज़्यादा, जिसे कह लेंगे, उसको कॉन्फिडेंस मिला कि उसने कहा क्यूबा को मैं ऐसे रगड़ दूंगा, ईरान के ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड करेंगे। प्रॉब्लम ये हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 6-7 चक्कर लगाए थे नेतन्याहू ने कन्विंस करने के लिए, वार के लिए, फॉर द अटैक डोनाल्ड ट्रंप को। अब वो जो उसकी देखे ना, उन्होंने क्या, एक जो उनकी इंटेलिजेंस थी वो ये थी कि जी हम ऐसा कोई सिचुएशन बनाएंगे कि लोग बाहर निकल आएंगे, और जब वो लोग निकले तो उन्होंने कहा कि अब अगर हम वार के ऊपर जाते हैं तो और ज़्यादा लोग निकलेंगे। ये उनकी इंटेलिजेंस थी। सो उन्होंने स्टार्ट किया डिकैपिटेशन से, मतलब जितनी भी उनकी लीडरशिप है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, हम इनको जब उड़ा देंगे तो उनके पास कोई सिस्टम नहीं होगा कि वो अपनी इंटैक्ट कर रख सकें अपने आप को। IRGC के रोल को भी वो कह रहे थे कि जी खत्म हो जाएगा, वादा टूट जाएगी।
यस, वादा टूट जाएगी। स्टेट जो है वो बिल्कुल उनकी जब लीडरशिप ही नहीं रहेगी तो लोग बाहर आ जाएंगे और लोग जो है वो टेक ओवर कर लेंगे। ये इजराइल की कैलकुलेशन थी। और एक खबर जो है वो अभी मैंने देखी है उसकी कि मोसाद को डांटा है नेतन्याहू ने कि आप तो कह रहे थे कि जी लोग निकल आएंगे, हम वहां पर अपराइजिंग करवा देंगे। वेयर आर द पीपल? सो वेयर आर द पीपल? ये उल्टा हो गया उनके। अच्छा सर, अभी आपने IRGC की बात की। IRGC सुना है कि ईरान में शायद फौज से भी ज्यादा एक मजबूत गिरोह है जिसको पासदाराने इनकलाब उर्फ आम में कहा जाता है। सेकेंडली, इसी पॉइंट के साथ मैं जोड़ूंगा रजा पहलवी का किरदार, जो कि महल में रजा शाह पहलवी के बेटे हैं और अपने आप को खुद साख्ता क्राउन प्रिंस कहते हैं, और उनकी गाहे बगाहे स्टेटमेंट्स आती रहती हैं कि आई एम विद द पीपल ऑफ ईरान, और वो एक पुराना झंडा जिसके ऊपर शेर बना हुआ है, पीछे सूरज बना हुआ है, डिपिक्शन ऑफ द ओल्ड पर्शियन एम्पायर। क्या समझते हैं IRGC पहलवी को आने देगी? किसी भी तरह का सॉफ्ट कॉर्नर मिलेगा कंट्री में? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि रजा पहलवी के खिलाफ जो इनकलाब आया था वो पीपल्स जो है ना, जिसे कह लें कि अपराइजिंग थी। लोग खड़े हुए थे। और वो खड़े क्यों हुए थे? आपको याद होगा कि 1951 के अंदर मोहम्मद मुसद्दिक की एक मोस्ट, जिसे मैं समझता हूँ कि मोस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी। अब वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो बनी थी वो पसंद नहीं आई थी वेस्ट को, ख़ास तौर पे बरतानिया को और अमेरिका को। उसकी वजह क्या थी कि वो कौमिया रहे थे। वो जो सारे जिसे कह लें कि ऑयल कंपनीज थी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। जो इनका जो इंटरेस्ट था ऑयल का, जो सारी चीज़ों का, वो तो उसने ख़त्म कर दिया। उसके बाद आप कर देख लें कि CIA ने, उसके अलावा MI6, ये सारे लोगों ने मिलकर वहाँ पर वही अपराइजिंग करवाई और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को वहाँ से ख़त्म किया। और उसके बाद वापस रजा शाह पहलवी की हुकूमत, मतलब बादशाहत फिर से वो हुई। बट लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। यही वजह थी ना। और ये जो तेहरान के अंदर इनकलाब आया था, ये सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस लोग नहीं थे उसमें शामिल। अच्छा, इसमें सारी सोसाइटी शामिल थी। वो आपके लेफ्ट के लोग भी उसके अंदर शामिल थे। ये तो अलग बात है कि बाद में जो है लेफ्टिस्ट राइट विंग के इनकलाब के लिए मौजूद सारे थे। वो इनकलाब के लिए मौजूद थे। ये तो जाहिर है कि फिर वो डोमिनेट कर गए, तो जो डोमिनेट कर जाता है वो गवर्नमेंट में आ जाता है। तो ये सारा चल रहा है। तो इस सारी कहानी को देखें कि अब अगर उसका बेटा अगर ये कह रहा है कि वो पॉपुलर है वहाँ पर, या वहाँ पर सारा कुछ है, कि देयर इज अ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के वो जो हैं उसके साथ थोड़े से, बट दैट इज़ नॉट अ बिग, जिसे आप कह लेंगे इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है कि जो वो वापस उसकी तरफ जाना चाहेंगे। मैं तो ये कहता हूँ कि अमेरिका ने जो ये सारा कुछ किया है, ये अगर उनके बयानात देखें कि जी हम सर्विस ऑफ द पीपल के लिए जा रहे हैं। देखिए, दुनिया के अंदर कहीं पे भी जो इनकलाब आते हैं ना, वो लोगों के अपने होते हैं। ट्रू। वहाँ के लोग जो हैं वो फील करते हैं। अगर ईरान में नया इनकलाब आएगा तो हम उसको वेलकम करते हैं। कैसे? क्योंकि भाई वो वहाँ के लोगों की इंडिजिनस मूवमेंट थी ना। अगर वो उनकी इंडिजिनस मूवमेंट होती, ये तो खुद अमेरिका खुद कह रहा था, उसके जो वजीर तिजारत उन्होंने कहा था कि जी हमने डॉलर की कमी वहाँ पैदा की, हमने सिचुएशन ख़राब की। तो जब आप खुद ये चीज़ें कर रहे होंगे तो ये तो कॉस्मेटिक है ना, तो कॉस्मेटिक चीज़ें चल नहीं सकती। अगर वहाँ पर लोगों को महसूस हो रहा था कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो एक ना एक दिन वो अपनी तब्दीलियां ले आते या वहाँ पर रिफॉर्म्स हो जाती। बट ये तो नहीं है ना कि आप जाकर वहाँ पर रिजीम चेंज करें। और अब ये जो धमकी दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि जी हम जाके वहाँ पर पावर हाउसेस पे अटैक कर देंगे, सो हु विल सफर? पीपल विल सफर। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के दोस्त कैसे हुए? फिर इराक के अंदर इन्होंने क्या किया? वहाँ पर इन्होंने तो रिजीम चेंज किया था ना। लीबिया रिजीम चेंज उन्होंने किया 20 साल तक आप लोगों ने वहाँ पर। अब देखिए क्या हाल हुआ। लीबिया की सिचुएशन देख लें, बहुत बड़ा जी वहाँ पर डिक्टेटर था। आप जाके वेस्ट के सारे जितने बड़े एनालिस्ट हैं उनसे पूछिए कि भाई इराक के अंदर, लीबिया के अंदर, इवन शाम के अंदर जो पहले की हालात थे, जो लोगों के पहले के जो जिसे कह लें कि प्रॉस्पेरिटी थी, खासतौर पर लीबिया के अंदर, यू नो, ट्राबलस, यसी, तो उसको आपने मलिया मेट कर दिया। इट मीन लोगों के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी तब्दीली खुद ला सकते हैं। आप लोग जाके वहां पर, बट अगेन ये वहां पर कोई डेमोक्रेसी लाने नहीं जाते। अगर डेमोक्रेसी होती तो फिर मोहम्मद मुसद्दिक तो बेहतरीन डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर था, तो वह आपने क्यों उसका तख्ता उल्टा? अच्छा, अभी आपने बात की ऑयल एक्सपोर्ट्स की। ऑब्वियसली इसमें हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को निगेट नहीं कर सकते, फॉरगेट नहीं कर सकते। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट बन गया, जिसपे इस तरफ भी जहाज खड़े, इस तरफ भी जहाज खड़े, और बीच में ईरान थानेदार की तरह बैठा है। ए लगेगा या नहीं लगेगा? सो दैट इज द पावर। यस, यू सी। और अभी मैं देख रहा था कि लोगों ने कहा कि यार वी कुड नॉट रियलाइज, और उन्होंने भी नहीं किया था। यू नो, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? तो सुना ना, वी वॉन द वॉर,
हमने उनको खत्म कर दिया, सारी नेवी खत्म कर दी, उनकी एयरफोर्स खत्म कर दी, उनका ब्ला ब्ला ब्ला। दे आर स्टिल इन पावर, दे आर स्टिल इन पावर। वो अब जिस तरह से टॉल प्लाजा होता है ना, वो अब वो लगा के बैठे हुए हैं कि जो वो चाहेंगे। अभी उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये खत भी भेजा है कि जो हमारे मतलब हमारे खिलाफ नहीं है वो गुजर सकते हैं हमारे साथ रब्ता करके, यू नो। सो दे आर इन कंट्रोल ऑफ इट। जो सऊदी अरेबिया है या गल्फ कंट्रीज है, उनके पास अल्टरनेट क्या है? बाबुल मंदब मौजूद है। देखिए, उन्होंने एक पाइपलाइंस के जरिए से वहाँ पर ऑयल तो वहाँ पर भेज रहे हैं कि जी वहाँ से वो ऑयल को दूसरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा वहाँ से कर सकते हैं। ठीक। बट अगेन, अगर ये वार कंटिन्यू रहती है तो हु विल स्टॉप ईरान फ्रॉम इवन अटैकिंग देयर? हु विल स्टॉप हौतीज जो कि वहां पर मौजूद है? उनको किस तरह से आप रोक सकेंगे? ठीक है। तो इसके लिए अब ये सिचुएशन बड़ी मुझे कह लें कि क्रिटिकल है। उसकी वजह ये है कि पूरे का पूरा गल्फ सिर्फ और सिर्फ बाबुल मंदब से, या जिसे आप कह सकते हैं कि ये हरमुज से सिर्फ आपको ऑयल नहीं जाता, खुराक भी तो जाती है ना। मिलियंस ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन जिसे कह लें फूड। तो वो सप्लाई अगर रुकती है तो गल्फ में प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये अगर मुआहदा होता है या नहीं होता, ईरान पूरे कंट्रोल में है। ठीक है। जो इन्होंने कोशिश की थी कि हम उसको घुटनों पे ले आएंगे, देखिए नुकसान बहुत हो गया है। उनकी पूरी की पूरी इन्होंने एक तरह से लीडरशिप को खत्म किया है, उनके एसेट्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, इकोनॉमी को। स्टिल दे आर इन कंट्रोल। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो अगर डोनाल्ड ट्रंप की अगर आप सिचुएशन देखें, उसकी जो स्टेटमेंट आ रही थी अभी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। कह रहा था कि जी वो अब मोर देन रेडी हैं डील करने के लिए। आज भी आई है, यू सी, कि वो मोर देन रेडी हैं डील करने के लिए, लेकिन वो डरते हैं कि अगर उन्होंने डील कर दी तो उनके अपने लोग नहीं छोड़ेंगे। और आगे कहता है कि वो ये भी डरते हैं कि अगर वो डील नहीं करते तो हम भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो वो ये कह रहा है कि जी वो कंप्रोमाइजिंग स्टेट में है। लेकिन अगर आप इस पूरे को कॉन्टेक्स्ट को देखें तो इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप इज कंप्रोमाइजिंग, कि आप एक जगह पे जाकर आपने अपने आप को फंसा लिया है। अब आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अब आपके मिड टर्म इलेक्शन खड़े हैं, अब आपकी अपनी पूरी की पूरी जिसे कह लें कि सेकेंड टर्म आपने जो है ना, जो जिसको उसके बाद जो है ना वो पूरी की पूरी पार्टी का मसला है, तो आपने तो पूरे के पूरा अपना दाव पे लगा दिया। हाउ लॉन्ग कैन यू कंटिन्यू दिस वार? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक कि अभी तक जो अंदाजे हैं, एस्टिमेट ओवरऑल जो नुकसान है वो 1.5 ट्रिलियन को क्रॉस कर रहा है ओवरऑल, जिसमें वर्ल्ड जीडीपी भी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स भी है, जीसीसीआई भी है, सारा कुछ है। एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, वर्ल्ड का फाइनेंशियल सेंटर दुबई, ये मेरे ख्याल में बड़ा जबरदस्त चंक भी निकलेगा। दुबई का फ्यूचर क्या है? दुबई का फ्यूचर डिपेंड करता है इस वक्त की ईरान के साथ ये क्या करते हैं। हम अगर इसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करें, देखिए ईरान ने साबित कर दिया है कि ना तो वो वेनेजुएला है, ना वो क्यूबा है, ना वो जिसे कह लें कि इराक है। जिस तरह की उन्होंने रिटेलिएशन की है, जिस तरह से उन्होंने यूएई, इसके अलावा सऊदी अरेबिया और जितने भी गल्फ रीजन है, वहाँ पर उन्होंने जिस तरह से उन्होंने सेलेक्टेड जगहों पे अटैक किया है और उनके जो रडार सिस्टम को उड़ाया, और जो रिसेंटली उन्होंने फिर इजराइल के ऊपर भी रिटेलिएट किया है, तो इससे एक सबक तो क्या है उनको कि आपकी जो असेसमेंट थी वो सारी की सारी गलत थी। देखिए, ये जो एक प्लान है ना कि जी हम ईरान को कंटेन कर लें, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी रहें, ईरान अपनी तरक्की ना कर सके और गल्फ कंट्रीज जो हैं वो प्रॉस्पर होते रहें। अभी भी जो एक बात हो रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, इसने चोक कर दिया है ऑयल को, एशिया के डिस्टर्ब हो रहा है, यूरोप डिस्टर्ब हो रहा है, बट ईरान इज सफरिंग मोर। व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इट? आप इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते कि एक सॉवरन कंट्री के ऊपर जो आपके साथ नेगोशिएशन करने के लिए तैयार था, जो आपके साथ मुआहदे भी करने को तैयार बैठा था, आपकी जेनेवा में बातें चल रही थी डेविड कुशनर और विटकॉफ के साथ, जेरेड कुशनर के साथ और उसके साथ, अभी ईरान ने क्या कहा है कि हम इन दोनों के साथ नहीं करेंगे, अब जेडी वेंस को भेजें, हम उसके साथ हमारी बातचीत होगी। इसका क्या मतलब इस्लामाबाद? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका अगर दो ऑप्शंस हैं इस वक्त, या तो वो पाकिस्तान या फिर वो टर्की, यहाँ पर वो करेंगे, लेकिन पाकिस्तान का इस वक्त बड़ा क्रिटिकल रोल है। रीजन उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो बड़ी अच्छी सालसी करा सकता है। हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की एग्जांपल मौजूद है ना कि हमने ग्रेट पावर्स की सालसी कराई हुई है। 70s के अंदर अगर आपको याद हो
कि हमने चाइना चाइना और अमेरिका का देतांत कराया था ना, वी प्लेड ए वेरी क्रूशल रोल, ठीक है। उस वक्त निक्सन, हेनरी किसिंजर वगैरह यहाँ पर, और हेनरी किसिंजर को जिस तरह से हमने फैसिलिटेट किया और वो चाइना गया, और उसके बाद तो पाकिस्तान के पास तो ये कैपेसिटी मौजूद है, और ये पाकिस्तान के लिए एक विनिंग पॉइंट भी हो सकता है अगर वो ये सक्सेसफुल हो जाता है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप को अभी रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि उन्होंने जितना नुकसान पहुंचा दिया है, दैट इज मोर देन इनफ। दे मस्ट गो एंड एक्सेप्ट उनकी जो जिसे कह लेंगे सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करें, और उस लेवल के ऊपर जिस पे अब आप वो एक्सेप्टेबल हो उनके लिए, उसके ऊपर जाए। और पाकिस्तान भी ये चाहता है कि ये खित्ते के अंदर एक जिसे कह लें कि स्टेबिलिटी आए, और पाकिस्तान को अगर उन्होंने अप्रोच किया है तो उसका असर रसूख की वजह से किया है ना, तो अब वो अगर असर रसूख आप ज़ाय कर देंगे तो फिर आप क्या कर सकते हैं? डू यू थिंक पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, आप भी अभी बाहर से आए हैं, मैं भी आया हूँ, सड़कें खाली हैं, स्मार्ट लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, क्या पाकिस्तान इस वजह से भी चाहता है कि ये तनाज़ा ख़त्म हो? क्यों? लेकिन एक और चीज़, अभी आप ऑफ द कैमरा कह रहे थे कि ऑयल फैसिलिटीज़ को जितना डैमेज हो गया, इतनी जल्दी दुनिया वापस रिकवरी मोड में नहीं जाएगी। देखिए, रिकवरी मोड में तो डेफिनेटली, अगर आप याद होगा कि जब कोविड के दिन आए थे तो अभी तो वहाँ से नहीं निकल पाई ना, अगर आप इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो वी आर स्टिल फेसिंग दोज शॉक्स। तो ये ऑयल के, देखिए पाकिस्तान डेफिनेटली हम एक बड़ी मुश्किल से अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे, और हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल जो है वो ऑयल का है, और जब ऑयल महंगा होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरी सारी की सारी चीज़ों में पड़ता है। आप यहाँ की बात कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम एक टैक्स उन्होंने लगा दिया है, हमारे तो लेवीज तो आम है ना हमारे, वहां पर लगने जा रहा है, तो अमेरिका तक उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इट्स नॉट एन ईजी थिंग, ये इजी नहीं है कि जी आप जिसे कह लें कि एक बड़े एक जरिए को 20% ऑयल को, बट यस ऑल्टरनेट तो मौजूद रहते हैं, मगर ऑब्वियसली वो महंगे हैं। देखिए, जब आप उसको, जिन मुल्कों के साथ आपके मुआहदे हैं उनसे छोड़कर अब नए आप जाते हैं इसकी तरफ, रशिया की तरफ जाते हैं या बाकी ममालिक, तो फिर आपको नए मुआहदे करने पड़ेंगे, फिर जाहिर है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी, और उसका फिर अल्टीमेटली आपकी इकॉनमी के, पाकिस्तान क्या, एशिया क्या, चाइना के ऊपर उसका असर पड़ेगा, ओवरऑल कंट्रीज के ऊपर उसका असर पड़ेगा। इज द थ्रोन ऑफ पावर इज शिफ्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक ट्रंप मेड अ हरी टू डू दिस। डोनाल्ड ट्रंप ने आते साथ ही, जब उसने सबसे पहले तो उसने अपना बैलेंस जो पावर को उसने डिस्टर्ब किया था, उसने अपने बैलेंस ऑफ पावर को कैसे, जो उसके अलाइज हैं, यूरोपियन अलाइज हैं, उसने आके उनको थ्रेटन किया, उनसे कहा कि भाई हम आपके वो नहीं कर सकते जो आपका सिक्योरिटी का अपना अरेंज करें। और जो आप बात कर रहे हैं कि शिफ्ट हो रहा है, तो जो वो जिसे कह लें कि उनका सो कॉल्ड रूल बेस्ड सिस्टम था जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, ट्रेड सिस्टम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, ऑल वर्ल्ड ऑर्डर, IMF, या दैट इज, तो ये जो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस थे, ये वो वर्ल्ड ऑर्डर का एक हिस्सा थे ना, जो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर था। तो उसको सबसे पहले डैमेज किसने किया? यूनाइटेड नेशंस की बात कौन नहीं मानता? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस को कौन बाईपास करके डायरेक्ट टैरिफ्स लगा रहा है? अमेरिका ही कर रहा है। सो व्हेन यू आर योरसेल्फ ब्रेकिंग योर ओन इंस्टीट्यूशंस और उसको सारा खत्म कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यस, अगर ये सिचुएशन प्रोलॉन्ग होती है तो इसके जो एशिया के एलाइज हैं, जिस साउथ कोरिया है, जिस तरह से जापान है, यू सी दे विल लुक टुवर्ड्स चाइना, बिकॉज चाइना इज स्टिल देयर। चाइना अपनी ताकत को कंज्यूम नहीं कर रहा है, चाइना अपने आप को एक ऐसे कंट्री के तौर पर पेश कर रहा है कि जो मल्टीलैटरलिज्म की बात करता है, जो यूनाइटेड नेशंस के रोल की बात कर रहा है, और जिस मुल्क के अंदर यूनाइटेड नेशन का दफ्तर है वो यूनाइटेड नेशंस को कहता है ये करप्ट है। आपकी इस बात से एक चीज़ और निकलती है, अगर खित्ते के तमाम जो स्टेट ऑफ मलाका के कंट्रीज है, फिलीपीन है, जापान है और कंट्रीज है, अगर वो चाइना को एक सिग्निफिकेंट पार्टनर के तौर पे देने लगे और अमेरिकन को जिस तरह, और आप बता रहे हैं कि अमेरिका का रोल कम होता जा रहा है या शिफ्ट हो रही है पावर, तो क्या ताइवान पे अटैक भी एक्सपेक्टेड है? हो सकता है ताइवान पे अटैक करने की जरूरत ही ना है। I also think like that as well. ये बहुत बड़ी बात है। You know why? देखिए, चाइना इज वेरी कैलकुलेटेड कंट्री, वो बड़ा ही कैलकुलेशंस करता है। वो आप देख लें कि जब से उसने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया, किसी बड़े उसके अंदर नहीं जा रहा, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर नहीं जा रहा, अवॉइड करने की बात कर रहा है।
देखिए, उसने अपनी एक डिप्लोमेसी उसकी ये है कि हमने किस तरह से इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना है और स्ट्रांग बनाना है। वो अट्रैक्टिंग है ना। भाई एक कंट्री है, वो आपके ऊपर कोई किसी किस्म की धौंस नहीं जमा रहा। वो आपको कह रहा है कि ये मेरा प्रोग्राम है, ये मेरा बेल्ट एंड रोड है, कम जॉइन इट, प्रॉस्पर हो, हम भी प्रॉस्पर होते हैं। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? अमेरिका क्या करता था? एड देता था और उसके बाद फिर आपके ऊपर पाबंदियां भी लगाता था, फिर आपका हाथ भी मरोड़ता था। दूसरी तरफ चाइना जो है वो इमर्ज आ रहा है, वो एक मल्टीलैटरल अप्रोच के साथ है। ट्रेडिंग पार्टनर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? SCO। इंडिया क्यों भागकर, मोदी साहब जो इतने साल से नहीं जा रहे थे, क्यों गए थे? वो इस वजह से कि भाई इंडिया ने हाथ मरोड़ा था ना। तो एक मुल्क जब आप इस तरह से करते रहेंगे, आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाते हैं, नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो वो डिफेंस स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो उसमें आप क्या कहते हैं? उसमें आप कहते हैं कि जी मैं मुल्कों के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करूंगा, मैं बड़ी बड़ी जंगें नहीं लड़ूंगा, पर स्टिल यू आर डूइंग द सेम थिंग। सो अमेरिका का आप देख लें कि ट्रस्ट तो खत्म हुआ है। यू आर टॉकिंग अबाउट द गल्फ स्टेट्स, हु वाज द गारंटर ऑफ देयर सिक्योरिटी? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। व्हाट्स हैपनिंग? ना उनकी सिक्योरिटी, ना उनकी फूड सिक्योरिटी, ना उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी। व्हाट इज हैपनिंग देयर? Arab world did promises of huge investment in America, like Saudi Arabia did and all that stuff. But do you think कि अमेरिका ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है इसराइल के इंटरेस्ट को in terms of Arab world? Yes, of course it does. Obviously. तो ये जो अभी वादे किए हैं 1200 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट के, ये होंगे पूरे? वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप इजराइल के हवाले से देखें, दे आर वेरी स्ट्रांग, उसकी लॉबी है वहाँ पर, इसको आप नहीं कर सकते। ट्रम्प जैसा बंदा जो हमें लग रहा था कि शायद ये इंडिपेंडेंट डिसीजन करेगा, इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज बनाने के बाद भी कर वही रहा है जो कि इजराइल चाह रहा है। इफ़ यू आर टोइंग उसके, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो उसने तो इसको फंसा दिया ना डोनाल्ड ट्रम्प को बेसिकली। सो बट लेकिन इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अब अमेरिकन पीपल को पता चल गया है कि कितना नुकसानदेह है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री जो कि मिडल ईस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर अपना असर रसूख बनाना चाह रहा है, वो किस तरह से अमेरिका को यूज़ कर रहा है। सो अब ये थिंकिंग पॉइंट है अमेरिकन के लिए, अमेरिकन पीपल के लिए, कि उनको अपनी इस पॉलिसी को, अब देखें ना उनके जितने भी बड़े पुराने, चाहे वो CIA के हों, चाहे वो बड़े बड़े उनके स्कॉलर्स हों, वो क्या बात कर रहे हैं? वो यही बात कर रहे हैं कि वी कांट कंटिन्यू दिस, ये पॉलिसी अमेरिका को रोकनी चाहिए। भाई वो इजराइल अपने मकासद के लिए आपकी पूरी की पूरी इकॉनमी तबाह कर रहा है। सो दैट इज अ बिग क्वेश्चन। इट इज़ अ ग्रेट डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अयाज साहब। और मैं एक बात बार बार कहना चाहूँगा, जितना आप तफसील और मुफस्सल अंदाज में बयान करते हैं चीज़ों को, और ठहर ठहर के, इस तरह बहुत कम लोग करते हैं। थैंक यू वंस अगेन। व्यूअर्स, आज की जो हमारी डिस्कशन थी, आज मैं फर्स्ट टाइम एक पॉडकास्ट में पेपर लेके बैठा हूँ। ऑब्वियसली किसी लर्नेड बंदे से बात करनी हो तो यू हैव सम पॉइंट्स टू डिस्कस। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता की हर दिन के साथ बदलती हुई सिचुएशन है, उसके ऊपर हमने आज डिस्कशन की और बड़ी ही सैर हासिल गुफ्तगू रही। और इसमें जो मेन पॉइंट हमारे लिए निकला है कि अरब वर्ल्ड का फ्यूचर क्या होगा, और सबसे बढ़कर इस पूरे खित्ते के अंदर जो पावर शिफ्ट आ रहा है अमेरिका से ईस्ट की जानिब, उसमें चाइना और बाकी ताकतों का क्या रोल होगा। अपने कीमती फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करिएगा, क्योंकि इससे हमारी बहुत रहनुमाई होती है। बहुत शुक्रिया।